रोहित जिस कंपनी में जॉब करता था, उस कंपनी ने कई सारी जगहों पर अपनी ब्रांच स्टार्ट की थी और उन्हीं जगहों में से एक जगह रोहित के गांव के बिल्कुल पास थी। इसलिए रोहित की कंपनी ने वहां पर उसका ट्रांसफर कर दिया। वो मुंबई से अपने गांव के लिए अगले दिन निकल गया। 4-5 घंटे में वो लोग गांव पहुंच गए। अपने बहू बेटे को अपने पास देखकर रोहित की माँ बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम दोनों यहाँ आ गए। बस अब तो जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो। दादी बनने का और इंतजार नहीं होता मुझसे। जानकी की इस बात पर मोनिका शर्मा गई, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका सर घूमा और वो सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ जी, सर घूम रहा है। अभी तक तो सब बिल्कुल ठीक था। लगता है गांव की हवा की आदत पड़ने में तुझे थोड़ा समय लगेगा। मोनिका जैसे ही कमरे में गई तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया तो पता लगा कि मोनिका प्रेग्नेंट है। तूने तो आते ही मुझे खुशखबरी सुना दी बहू। उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन जानकी मंदिर गई और अपनी बहू के लिए पंडित जी से नजर का धागा बनवाकर ले आई। बहू, तेरे लिए मैं पंडित जी से ये नजर का धागा बनवा कर लाई हूँ। ला, मैं इसे तेरे हाथ पर बांध देती हूँ। अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ मम्मी जी, आप इसे टेबल पर रख दीजिए, मैं नहा कर बांध लूंगी। जानकी ने वो नजर का धागा टेबल पर रख दिया। मोनिका जब नहा कर आई तो उसे वो धागा बांधना याद ही नहीं रहा। घर की सफाई में वो धागा भी इधर उधर हो गया। कुछ महीने वह सुख शांति से बीते। मोनिका की प्रेगनेंसी को अब 8वां महीना लग गया था। एक शाम को वो किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे किचन की खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखी। उसने बाहर से खिड़की को खटखटाया। कौन है? कौन है बाहर? मोनिका ने जब ये पूछा तो बाहर से उसे एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज है, लेकिन ये रो क्यों रही है? लगता है कोई बेचारी है, भूखी होगी। खाना दे आती हूँ। मोनिका ने 2-3 रोटियां ली और उसके ऊपर सब्जी रखकर उन्हें एक थाली में रखकर बाहर ले गई। रसोई की पीछे वाली खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा मैले थे। माँ जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लीजिए। मोनिका की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करने लगी। तभी मोनिका को पीछे से उसकी सासू माँ ने आवाज दी। मोनिका, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? माँ जी, वो ये काकी यहाँ पर बैठी थी तो उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि वो भूखी हैं। क्या? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मोनिका ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो सचमुच वहां कोई नहीं था। ये देखकर मोनिका भी हैरान रह गई कि इतनी जल्दी वो बूढ़ी औरत वहां से कहां चली गई। अरे, अभी तो वो औरत यहाँ पर थी, एक पल में कहां गायब हो गई? उसे छोड़ो और तुम जल्दी से अंदर चलो। जानकी ने मोनिका का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे अंदर ले आई। तू जानती है ना बहू कि एक तो ये समय कितना खराब होता है, ऊपर से शाम के समय इस पहर तू घर की पिछली तरफ चली गई। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बस किसी को रोटी ही तो देने गई थी। लेकिन बहू, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। घर के पीछे की तरफ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वहाँ पर साया है उसका। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोनिका ने अपनी सास की बात को अनदेखा कर दिया। अगली शाम फिर से जब वो खाना बना रही थी तो फिर से उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। कल की तरह उसने आज भी रोटी पर सब्जी रखी और थाली लेकर पीछे की तरफ चली गई। आज भी वही बूढ़ी औरत अंधेरे में वहीं पर थी, लेकिन आज वो खिड़की के किनारे बैठी नहीं थी, बल्कि जैसे ही मोनिका वहां पर पहुंची
तो वो उनके घर के पीछे की तरफ बनी एक झोपड़ी की ओर जाने लगी। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। उस औरत ने मोनिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस झोपड़ी के अंदर चली गई। उसने मोनिका को अंदर आने का इशारा किया। मोनिका झोपड़ी की तरफ गई। जब वो झोपड़ी के अंदर पहुंची तो वहां पर पूरी झोपड़ी गंदे जालों से भरी हुई थी। आप यहाँ इतनी गंदी झोपड़ी में क्यों रह रही हैं अम्मा? मैं कल नौकर से बोलकर इसे साफ करवा दूंगी। यहाँ पर कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप मेरे साथ चलिए। अब तो तुमने मुझे खुद अपने साथ रहने के लिए बुलाया है, तो अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या मतलब? वो बूढ़ी औरत मोनिका को देखकर बेहद अजीब तरीके से हंसने लगी और हंसते हंसते उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया और पूरे शरीर का मांस गलकर लटक गया। ये नजारा देखकर डर के मारे मोनिका की चीख निकल गई और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी सासू माँ अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसकी चीख उनके कानों में पड़ी और वो दौड़ती हुई नीचे आ गई। उन्होंने पूरे घर में मोनिका को ढूंढा, लेकिन मोनिका उन्हें कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई है बहू? और उसके चीखने की आवाज, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कहीं वो कल रात की तरह आज भी घर के पीछे की तरफ तो नहीं चली गई? उन्होंने पूरे घर में मोनिका को ढूंढा, लेकिन मोनिका उन्हें कहीं नहीं मिली। जानकी जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी तो रोहित भी ऑफिस से आ गया। वो रोहित को लेकर जल्दी से घर के पीछे की तरफ भागी। मोनिका वहां भी नहीं थी। बहू, यहाँ पर भी नहीं है। आखिर कहाँ चली गई है? माँ, वहां वो झोपड़ी कैसी है? कहीं मोनिका इसके अंदर तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बहू इसके अंदर नहीं जा सकती है। रोहित ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रोहित के पीछे पीछे जानकी भी झोपड़ी की तरफ भागी। रोहित ने देखा मोनिका अंदर बेहोश पड़ी हुई है। उसने जल्दी से मोनिका को गोद में उठाया और उसे घर ले आया। उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उन्होंने उसे उठाया। हाँ, तुम्हें क्या हो गया था मोनिका? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? तू मुझे ये बता बहू कि तू वहाँ क्या करने गई थी? मैंने तुझे वहाँ पर जाने से मना किया था ना? माँ, ये जानने की बजाय कि क्या हुआ था, आप मोनिका से ये सवाल पूछ रही हैं कि वो वहां पर क्यों गई थी। तुम आराम करो मोनिका, मैं डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। डॉक्टर ने उसे चेक करके उसे दवाई दी। आधी रात को मोनिका अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई तो उसके बिस्तर के बगल में बैठकर उसे घूर रहा है। मोनिका की आंख खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने पेट के ऊपर कुछ महसूस हुआ। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने घबराते हुए अपनी आंखें खोली तो वही बूढ़ी औरत उसके बिस्तर के बगल में बैठी उसके पेट पर अपना हाथ फेर रही थी। दर्द के मारे मोनिका जोर से चिल्लाई तो रोहित की आंख खुल गई। उसने मोनिका की तरफ देखा तो वो अपने पेट की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बस रोए जा रही थी। क्या हुआ मोनिका? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वो आई थी रोहित। रोहित, वो मेरे बच्चे को ले जाएगी। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। अरे ये सब क्या बोल रही हो तुम? देखो, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। मोनिका इतनी जोर से चिल्लाई थी कि उसकी सासू माँ भी उसकी आवाज सुनकर उनके कमरे में आ गई। उन्होंने जल्दी से उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। रोहित ने दरवाजा खोला। बेटा, क्या हुआ बहू को? वो चिल्लाई क्यों? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? इससे पहले कि रोहित कुछ बोलता, मोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेटा, ये सब उस दाई माँ की आत्मा की वजह से हो रहा है। मैंने बहू को वहाँ जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी बहू पीछे की तरफ से गई और उस झोपड़ी के अंदर चली गई। हमें जल्दी से बहू को पंडित जी के पास लेकर जाना चाहिए। बंद करो माँ अपनी बकवास। तुम और तुम्हारी ये भूतों की कहानियां।
इस समय मोनिका को किसी पंडित की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। हमें जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जानकी ने कुछ भी नहीं कहा और जल्दी से वो ताबीज मोनिका के हाथ पर बांध दिया। जिस तरह से मोनिका अभी तक तड़प रही थी, वो ताबीज उसके हाथ पर बांधते ही वो तुरंत शांत हो गई। ये कैसे हुआ? मोनिका अचानक शांत कैसे हो गई? बेटा, तू मेरी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब तू छोटा था तो गांव की दाई माँ ने गांव के बहुत से बच्चों की बलि दी थी। वो बच्चों की बलि देकर अपनी गोद हरी करना चाहती थी। एक दिन गांव वालों को उस पर शक हुआ और एक नवजात बच्चे की बलि देते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वालों ने दाई माँ से बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उसी झोपड़ी में उसे जला दिया। हमारे घर के पीछे जो झोपड़ी है वो उसी की है, इसलिए इस तरफ कोई नहीं आता। लेकिन बहू उस तरफ चली गई। हमें जल्दी से पंडित जी को बुलाना होगा। मोनिका के हाथ पर ताबीज बंधा होने की वजह से दाई माँ की आत्मा उसके आसपास नहीं भटक पा रही थी, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा उनके घर के अंदर ही घूम रही थी। जानकी की नजर जैसे कमरे में लगे शीशे पर पड़ी तो उसकी आत्मा कांप उठी। दाई माँ की आत्मा शीशे के ठीक सामने खड़ी थी और मोनिका के पेट की तरफ ही घूर कर देख रही थी। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रोहित जल्दी से गेट खोलने गया तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ा तो भयानक चेहरे वाली दाई माँ उसके सामने खड़ी थी। रोहित उसे देखकर जोर से चिल्लाया और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ जैसे ही नीचे आई तो वो बुरी तरह तड़प रहा था। दाई माँ की आत्मा ने जानकी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन जानकी के गले में माँ तुलसी की कंठी थी, जिस वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पाई। जानकी ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। रोहित तुरंत शांत हो गया। उसने जल्दी से रोहित का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में बंधा भगवान शिव का धागा उसके हाथ में पहना दिया। वो जल्दी से उसे लेकर मंदिर की तरफ दौड़ी, लेकिन दाई माँ की आत्मा भी उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ रही थी ताकि वो दोनों पंडित जी तक न पहुंच पाए। तभी अचानक एक गाड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों वहां से बच निकले। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे और ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चला था। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो दाई माँ की आत्मा वहां से गायब हो गई। पंडित जी भी मंदिर में आ चुके थे। उन्होंने जल्दी से जाकर पंडित जी को सारी बात बताई तो उन्होंने अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाया। तुम्हारी बहू ने खुद उसे बुलाया है। उसने उसे घर के भीतर आने का आमंत्रण दे दिया है, इसलिए अब वो बच्चे की बलि लिए बिना बिल्कुल नहीं जाएगी। ऐसा मत कहिए पंडित जी, कुछ भी करके मेरी बहू और होने वाले बच्चे को बचा लीजिए। मैं कोशिश कर सकता हूँ जानकी बहन, लेकिन तुम्हें पूरा दिलासा नहीं दे सकता। हमें उसकी आत्मा को तुम्हारे घर से निकालकर उसी झोपड़ी के अंदर कैद करना होगा, लेकिन तब तक उसकी आत्मा तुम्हारे घर के अंदर बंद रहे, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और मंत्रों की शक्ति से दाई माँ की आत्मा को उनके घर में ही बांध दिया ताकि जब तक वो वहां पर ना पहुंचे तब तक उसकी आत्मा वहां से कहीं भी ना जा सके। पंडित जी उन दोनों के साथ जल्दी से घर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक के निशान बना दिए। उन्होंने घर के अंदर प्रवेश करते ही कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिससे दाई माँ की भयानक आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन घर के बाहर स्वास्तिक बने होने के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पाई। जब वो आत्मा खुद को बचाने के लिए इधर उधर भटकती हुई छटपटा रही थी तो पंडित जी ने उसे एक कलश के भीतर भरकर एक काले कपड़े से उस कलश को बंद कर दिया। वे जल्दी से उसी झोपड़ी की तरफ गए। उन्होंने वो कलश झोपड़ी के अंदर फेंक दिया और मंत्र पढ़ते हुए झोपड़ी को आग लगा दी। झोपड़ी में एक जोर का विस्फोट हुआ और दाई माँ की आत्मा चीखती हुई आकाश में कहीं ओझल हो गई।
पंडित जी ने मोनिका को तो बचा लिया, लेकिन वो उसके बच्चे को नहीं बचा पाए, क्योंकि जब जानकी ने मोनिका को रक्षा सूत्र पहनाया तब तक दाई माँ बच्चे की आत्मा को खींचकर ले जा चुकी थी। अगर मोनिका ने पहले ही अपनी सास का दिया हुआ वो धागा बांध लिया होता तो शायद उसके साथ ऐसा कुछ ना घटा होता। एक बड़े से रूम में एक लड़की सो रही थी कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और जब वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो लड़की एक बार फिर सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे फिर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती है। अब जैसी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है वैसे उसे खिड़की पर एक साया नजर आता है। उस साया को देख वो लड़की थोड़ी हैरान होती है, लेकिन खिड़की के पास किसका साया था बस यही देखने के लिए वो लड़की उस साये के करीब जाती है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाती है वैसे ही वो साया अब एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। उस चुड़ैल को देख वो लड़की जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आसपास सन्नाटा था और तभी वो चुड़ैल अपनी आंखें लाल करती है और अचानक ही उसे जिंदा जलाकर मार देती है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। जो भी मेरे और उसके बीच में आएगा वह मारा जाएगा। ये कहानी है समीर और रुबीना की। समीर और रुबीना की अभी हाल में शादी हुई थी और उन्होंने हनीमून के लिए राजस्थान के एक रिसोर्ट में जाने का प्लान बनाया था। इसलिए रुबीना ने राजस्थान के एक रिसोर्ट में पहले ही अपने पति और खुद के लिए एक बड़ा सा रूम बुक कर लिया था। समीर और रुबीना अभी रास्ते में ही थे, तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। उस खराब मौसम में रुबीना और समीर अपनी गाड़ी को आगे ले जाना सही नहीं समझते और रोड के एक साइड वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी। समीर, बारिश काफी तेज हो रही है और इस बारिश में भला हम रिसोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ रुबीना, यहाँ का तो रास्ता भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर गाड़ी फंस गई ना तो फिर हम भी यहीं फंस जाएंगे। लेकिन समीर, हम यहाँ ज्यादा देर तक भी तो नहीं रुक सकते। देखो ना, चारों तरफ जंगल है, यहाँ आसपास कुछ नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी को रिसोर्ट तक ले जाना ही पड़ेगा। समीर जैसे ही गाड़ी चलाता है कि तभी एक तूफान आता है और उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर जाता है। समीर गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को साइड करने की कोशिश करता है। समीर उस पेड़ को हटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उस आवाज को सुनकर समीर अचानक पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे सिवाय जंगल के कुछ और नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और समीर अचानक डर के पीछे मुड़ता है, जहाँ वो रुबीना को देखता है। रुबीना को देख समीर एक लंबी सांस भरता है। रुबीना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे इतनी भारी बारिश में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इस पेड़ को हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस रिसोर्ट में जाने वाले हैं ना, इस कच्चे रास्ते के जरिए ही हम उस रिसोर्ट तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हें तो यहाँ के रास्तों के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर जो भी है, चलो चलकर गाड़ी में बैठो, हम इसी रास्ते से अपने रिसोर्ट की तरफ जाते हैं। समीर जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है वो देखता है कि रुबीना गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई है। उसके आसपास खाली सड़क और पेड़ पौधों के अलावा कुछ और नहीं था। समीर अब गाड़ी में बैठता है और रुबीना से कहता है, रुबीना तुम तो बहुत तेज हो। अभी तुम मुझे रास्ता बताने के लिए मेरे साथ थी और मेरी नजर हटी नहीं कि तुम तुरंत गाड़ी में बैठ गई। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम समीर? भला मैं बाहर क्यों जाऊंगी? मैं तो कब से गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ। रुबीना की बात सुनकर समीर चुप हो जाता है, लेकिन जब रुबीना गाड़ी में बैठी थी तो बाहर समीर के साथ कौन था और उसने उस कच्चे रास्ते के बारे में क्यों बताया? इन सबको समीर इग्नोर करता है और उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। उस कच्चे रास्ते के जरिए समीर बहुत जल्द रिसोर्ट में पहुंच जाता है। रिसोर्ट में जाते ही समीर के कानों तक कुछ आवाज आने लगी थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। उस आवाज को सुन मानो समीर के कानों से खून निकलने वाला था। समीर अब अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से चिल्लाता है, इन आवाजों को बंद करो। कौन है जो इतने दर्द में चिल्ला रहा है? समीर, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रुबीना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई दर्द में चिल्ला रहा है। ये तुम्हारा वहम है।
इतनी देर से तुम गाड़ी चला रहे हो ना, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। तुम काफी थक गए हो ना, थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रुबीना की बात सुनकर समीर पहुंच जाता है रुबीना के साथ अपने कमरे में। वो कमरा काफी बड़ा था। रुबीना बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, लेकिन समीर जो सिर्फ कमरे को ही निहार रहा था, उसकी नजर खिड़की पर जाती है कि तभी उसे खिड़की पर कोई नजर आता है। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले थे, मानो उसको किसी ने जलाकर मारा हो। ये देख समीर बेहद डर जाता है। देखने से साफ पता चल रहा था वो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। वो एक साया था। वो साया समीर के करीब आ रहा था। कितने में रुबीना बाथरूम का दरवाजा खोल समीर के पास आ जाती है। क्या हुआ समीर? मैं कब से देख रही हूँ, हम जब से यहाँ आए हैं तब से तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रुबीना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं मुझे कुछ न कुछ या तो दिख रहा है या फिर सुनाई दे रहा है। समीर, ये तुम्हारा भ्रम है। जाओ तुम नहा लो, क्या पता नहाने के बाद थोड़ा तुम्हारा थकान दूर हो जाए। अब समीर रुबीना की बात सुनकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। वो गर्म पानी का शावर ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस पानी का तापमान बढ़ता ही जाता है। उस पानी से समीर का शरीर हल्का जल जाता है। उसका शरीर लाल पड़ जाता है। समीर के मुंह से चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर रुबीना तुरंत बाथरूम में आती है। ये क्या हुआ? तुमने गीजर का टेम्परेचर कम नहीं किया था क्या? मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही नहा रहा था, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे मैं नहीं जानता। समीर का ऐसा बर्ताव देख रुबीना को लगता है कि शायद समीर थक चुका है, इसलिए वो समीर की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसको बाहर ले जाती है। रुबीना समीर के कंधे पर क्रीम लगाती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। वो दोनों सो ही रहे थे कि तभी समीर के गालों पर किसी का हाथ आता है। वो हाथ कोई मामूली हाथ नहीं, बल्कि किसी के जले हुए हाथ थे। उस हाथ पर बड़े बड़े छाले थे। वो हाथ समीर के गालों को सहला रहे थे। पहले तो समीर को लगता है कि रुबीना उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। क्या रुबीना, ये कौन सा टाइम है मुझे परेशान करने का? समीर ये बात बोलता है, लेकिन उसके बाद भी वो हाथ उसके गालों से नहीं हटता और वो हाथ अब काफी तेज समीर के गालों को सहलाने लगता है। उस हाथ से अब समीर के गाल पर निशान बन जाते हैं। समीर को अब दर्द होने लगता है और वो गुस्से में उठकर रुबीना पर चिल्लाता है। यार रुबीना, हद करती हो तुम। मैंने तुम्हें कहा ना कि इतनी रात को। अगर रुबीना यहाँ सो रही है तो मेरे गालों पर हाथ कौन सहला रहा था? समीर ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि एक काला साया जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो समीर को इशारों में अपने पास बुला रही थी। उसको देख समीर की चीख निकल जाती है और वो डरते हुए रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, देखो उधर कुछ है। कहाँ पर समीर? रुबीना, उधर खिड़की के पास देखो, उधर कोई है। कुछ नहीं है वहाँ पर, सो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। रुबीना की बात सुनकर अब समीर को भी लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा और वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद समीर के शरीर पर से चादर अपने आप हटने लगती है। ये देख समीर काफी डरता है और एक बार फिर रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, तुम मानो या ना मानो, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। देखो, अभी यहाँ से जाना बेवकूफी है। बाहर बारिश भी हो रही है और रात भी काफी हो रही है, इसलिए आज की रात गुजार लेते हैं। सुबह हम कहीं और के लिए निकल जाएंगे। लेकिन रुबीना, मैंने कहा ना, सुबह हम निकल जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है। सच में ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। तुम ज्यादा सोच रहे हो। देखो मेरे गाल, अगर ये भ्रम होता तो क्या मेरे गाल पर निशान होते? नहीं ना। समीर के गालों पर निशान देखकर अब रुबीना को भी लगने लगा था कि कुछ तो है यहाँ जो उन्हें परेशान कर रहा है। समीर, तुम्हारे गालों पर बहुत गहरे निशान हैं। चलो समीर, यहाँ से। रुबीना और समीर अपना बैग उठाकर अपने कमरे से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने वही परछाई आ जाती है। अब धीरे धीरे उस परछाई का चेहरा क्लियर होता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। हाथों पर बड़े बड़े छाले थे। उन छालों को देख साफ पता चल रहा था जैसे किसी ने उसे जलाकर मार दिया हो। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो समीर? चुड़ैल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रुबीना और समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कौन हो तुम?
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम यहाँ अपना हनीमून बनाने आए हो ना? तुम्हारी बीवी रुबीना ने तुम दोनों के लिए इस रिजॉर्ट का सबसे बड़ा कमरा बुक किया है, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि ये कमरा इस रिजॉर्ट का नहीं बल्कि तुम्हारा और मेरा है समीर। चुड़ैल की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर समीर और रुबीना बड़े ही हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल उन दोनों के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। इसीलिए समीर उससे एक बार फिर पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? मैं पूरे 28 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ समीर। लेकिन तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरे राजवीर हो। राजवीर, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मुंजिया। याद करो उस पल को कि कैसे इस दुनिया वालों ने हमारे प्यार को ठुकराया था। समीर, कोई राजवीर नहीं है, ये मेरा पति समीर है। समीर, और तुम जो भी हो मेरे पति को छोड़कर चली जाओ। रुबीना की ये बात सुनकर उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रुबीना को अपनी आंखों से इशारा कर दूर पटक देती है। ये देख समीर बेहद डर जाता है। मुंजिया, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। समीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मुंजिया उसके करीब आ जाती है और एक मामूली सी लड़की बन जाती है, जिसके बाद वो समीर का हाथ पकड़ती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। मुंजिया और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब राजवीर की फैमिली को ये पता लगा कि मुंजिया उसके घर की नौकरानी की बेटी है, तो उन लोगों ने मुंजिया को जिंदा जला दिया था। मुंजिया को खुद के सामने जलता देख राजवीर उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत के गम में अपने प्राण भी त्याग देता है। मुझे सब कुछ याद आ गया मुंजिया। मुझे याद आ गया कि किस तरह इन दुष्ट लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन मुंजिया, इसमें रुबीना की कोई गलती नहीं है। मेरा पुनर्जन्म भले ही हुआ है, लेकिन इस पुनर्जन्म में मैं तुम्हारा नहीं बल्कि रुबीना का हूँ। राजवीर तुम्हारे साथ ही मर चुका था मुंजिया, इसलिए रुबीना का समीर उसे लौटा दो। समीर की बात सुनकर मुंजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रुबीना की तरफ देख अपने हाथ की मुट्ठी को कस के दबाती है और इसी दौरान रुबीना का शरीर तपने लगता है। रुबीना दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका दर्द देख समीर रोते हुए मुंजिया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मुंजिया, लेकिन उससे पहले मुझे बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना है, उसे गले लगाना है। समीर की बात सुनकर मुंजिया रुबीना को छोड़ देती है। इसके बाद समीर रुबीना को गले लगाता है। समीर और